नमस्कार मित्रों। कहते हैं स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, यदि गति धीमी कर ली जाए तो झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, यदि शांति से विचार करके हम उस रास्ते पर चलें तो हमें झटके नहीं लगते। आप भी अपनी मंजिल की तरफ गति धीमी कर चलिए, आपको झटके नहीं लगेंगे। आज हम अपने वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12वीं वितान का पहला पाठ सिल्वर बैडिंग का। मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में एक लाइन में प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। मतलब ये हमारा जो नोट्स है, ये जो वीडियो है, ये वन लाइन नोट्स हैं और इसके माध्यम से यहाँ पर मैंने लगभग 50 प्रश्न बनाए हुए हैं। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है। यदि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनको देख लेते हैं, तो विश्वास कीजिए इनसे बाहर शायद ही है कि कोई क्वेश्चन आए। यानी लगभग 90 से 95% आपकी तैयारी हो जाएगी। यदि आप केवी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए केवी पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए भी ये नोट्स बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ कक्षा 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ भी आप साझा कीजिए, उनके लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ? ये मनोहर श्याम जोशी ये सिल्वर बैडिंग के लेखक हैं और इनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1935 में मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पर आपके दो प्रश्न एक साथ बन गए। सिल्वर बैडिंग के लेखक कौन हैं? मनोहर श्याम जोशी। जन्म कब हुआ? 1935 में। एक लाइन में आपने एक प्रश्न बनाया मैंने और उसके आपको दो प्रश्न और दो उत्तर एक साथ मिल गए। अगला प्रश्न है, मनोहर जोशी ने किस दूरदर्शन नाटक के लिए पटकथा लिखी? मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। 1984 में जो पहला दूरदर्शन पर धारावाहिक आया था हम लोग, उसकी पटकथा मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी थी। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है जिसके आने की संभावना प्रबल है। प्रश्न क्रमांक 3 है, मनोहर जोशी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है और बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर है क्याप। अब यहाँ पर आप फिर से ध्यान दीजिए, ये क्याप जो रचना है, ये क्या है? व्यंग्य संग्रह है, निबंध संग्रह है या कहानी संग्रह है? तो देखिए यहाँ फिर दो उत्तर मिल गए आपको। एक कहानी संग्रह है क्या, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऐसा भी आ सकता है कि क्या आप इनका क्या है, व्यंग्य संग्रह है, धारावाहिक है या कहानी संग्रह है, तो यहाँ कहानी संग्रह आ जाएगा। या ऐसा आ सकता है कि ये कहानी संग्रह है क्या आप, तो यहाँ पर हम एक प्रश्न से 3 प्रश्न बना पा रहे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 है, इस देश का यारो क्या कहना? मनोहर श्याम जोशी की जो यह रचना है, ये गद्य की कौन सी विधा है? मित्रों, ये गद्य की व्यंग्य विधा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस देश का यारो क्या कहना, ये मनोहर श्याम जोशी की गद्य विधा है। जो व्यंग्य विधा है गद्य में, वह व्यंग्य विधा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक साथ फिर आपके दो प्रश्न बन गए। आपका अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया और किसका सह संपादन किया? अब यहाँ पर ध्यान रखिए, दो प्रश्न बन गए। किस पत्रिका का संपादन किया और किसका सह संपादन किया? तो संपादन किया इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का और सह संपादक के रूप में इन्होंने दिनमान पत्रिका में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, कुरु कुरु स्वाहा। अब ये कुरु कुरु स्वाहा है क्या है? इनका व्यंग्य संग्रह है, इनके धारावाहिक हैं, टेलीविज़न धारावाहिक हैं या कहानी संग्रह है? तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर है कहानी संग्रह। इसमें भी आप दो प्रश्न बना सकते हैं। कहानी संग्रह है कुरु कुरु स्वाहा या हम लोग,
तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा, कहानी संग्रह है कुरु कुरु स्वाहा। प्रश्न नंबर 7 है, यशोधर पंत जी रोजाना अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? देखिए अब हम पाठ के अंदर आ गए, अभी हम लेखक के परिचय में थे, अब पाठ के अंदर आते हैं। यशोधर जो बाबू हैं, ये बाईडी पंत जो हैं, वो रोजाना अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? तो हमने पाठ में पढ़ा है कि वह प्रतिदिन रेडियो समाचारों से अपनी घड़ी को सुबह शाम मिलाते थे। किससे मिलाते थे? रेडियो समाचारों से। ये आपका एक फिर प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी ने किससे सुस्त ठहराया? जब वह अपने दफ्तर से निकल रहे थे और जो दफ्तर की घड़ी थी, जो अभी 5:25 बता रही थी, और जो यशोधर बाबू की घड़ी थी वो 5:30 बता रही थी, तो अब उन्होंने जो दफ्तर की घड़ी थी उसको सुस्त ठहराया था या उसको सुस्त बताया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी की घड़ी को चूनेदानी किसने कहा? ध्यान रखिएगा, यशोधर पंत जी की घड़ी को चूनेदानी किसने कहा? सही उत्तर है चड्ढा ने। अब यहाँ ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि चड्ढा ने यशोधर पंत जी की घड़ी को क्या कहा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा चूनेदानी कहा। मतलब एक प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपको दो प्रश्न यहाँ बन सकते हैं और दोनों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, यशोधर पंत जी ने मैट्रिक परीक्षा किस स्कूल से पास की? मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यशोधर पंत जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से पास की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूनियरों से शुष्क व्यवहार के निराकरण की परंपरा यशोधर जी ने किससे सीखी थी? मतलब दिन भर का जो शुष्क व्यवहार होता था अपने सहकर्मियों के साथ, जाते जाते वह उनसे मजाकिया अंदाज में उस शुष्क व्यवहार का निराकरण करते थे, और ये परंपरा किससे सीखी थी? उन्होंने किसंदा से ही सीखी थी। अगला प्रश्न है, किसंदा ने यशोधर पंत जी को कितने रुपए उधार दिए थे? जब किसंदा के पास यशोधर जी आए थे काम की तलाश में, वह दिल्ली आए थे, और जहां किसंदा ने उनको रहने के लिए अपने क्वार्टर में जगह दी हुई थी, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसलिए किसंदा ने उनको 50 रुपये उधार दिए थे, जिससे उनने कुछ पैसे से कपड़े खरीदे थे और कुछ पैसे अपने घर भेज दिए थे। ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने 50 रुपये उधार दिए थे। अगला है, यशोधर पंत जी की शादी कब हुई थी? ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है, ये बिल्कुल बनने वाला प्रश्न है और आने वाला प्रश्न है। 6 फरवरी 1947। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6 फरवरी 1947 के दिन ही यशोधर जी की शादी हुई थी, इसीलिए ये इनकी 25वीं सालगिरह थी, और 25वीं सालगिरह होने के कारण ही इसको सिल्वर वेडिंग कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 14, यशोधर पंत जी के दफ्तर के चपरासी का क्या नाम था? जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा, आप लोगों ने चैप्टर बार बार पढ़ा होगा, लेकिन शायद इस प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं गया होगा, और ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। चपरासी का नाम था भगवान दास, जिसको चड्ढा संबोधित करता है और कहता है, भगवान दास बाबूजी से पैसे ले लो और चाय पानी ले आओ या नाश्ते की व्यवस्था कर दो। तो अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, यशोधर पंत जी सिल्वर वेडिंग की बधाई सबसे पहले किसने दी? यशोधर पंत जी को सिल्वर वेडिंग की बधाई सबसे पहले किसने दी? देखिए ये ध्यान रखिएगा, मेनन ने उनको सबसे पहले सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी शादी की सालगिरह आपकी शादी कब हुई थी, उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 1947। मेनन ने तुरंत हिसाब लगाया और बताया कि अरे ये तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, मतलब आपकी शादी को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और उसी ने सबसे पहले उनको बधाई दी। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी ने पार्टी मनाने के लिए कितने रुपए दिए थे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पार्टी मनाने के लिए यशोधर बाबू ने अपने दफ्तर में कितने रुपए दिए? पहले वह 10 रुपये देते हैं, चड्ढा जब उनको दबाव डालता है तो वह 10-10 के 2 नोट और देते हैं। इस प्रकार उन्होंने कुल 30 रुपये पार्टी मनाने के लिए अपने दफ्तर के सहकर्मियों को दिए। प्रश्न नंबर 17, यशोधर पंत जी का दैनिक खर्च कितना था? मतलब वह एक दिन में कितना खर्च करते थे? तो यहाँ पर हमने देखा है, पाठ के अंदर पढ़ा है कि उनका दैनिक खर्च नगण्य था, क्योंकि वह पैदल आते जाते थे, तो बस किराया लगता नहीं था और किसी अन्य अनाप शनाप खर्च उनका था नहीं, इसलिए दैनिक खर्च उनका नगण्य था। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी किससे अफोर्ड ना कर पाने की बात करते हैं? देखिए कहते हैं, जब वो उनका बच्चा है, जब वह उनको साइकिल से जाने के लिए मना कर देता है,
स्कूटर पर वह जाना चाहते नहीं हैं और वह कहते हैं कार हम अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, मतलब वह कार को अफोर्ड ना करने की बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यशोधर पंत जी का जो दफ्तर है वह दफ्तर से लौटकर किस मंदिर जाते थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किस मंदिर जाते थे। यहाँ दो प्रश्न बनेंगे, प्रवचन सुनने किस मंदिर जाते थे और दफ्तर से लौटकर किस मंदिर जाते थे। तो यहाँ सही उत्तर आएगा बिड़ला मंदिर। कहाँ जाते थे वह बिड़ला मंदिर जाते थे। प्रश्न क्रमांक 20, यशोधर पंत जी पहाड़गंज क्यों जाते थे। बिड़ला मंदिर से होने के बाद वह प्रवचन सुनने के बाद वहाँ के उद्यान में फिर वह कहाँ चले जाते थे, पहाड़गंज चले जाते थे। क्यों जाते थे, साग सब्जी खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए जाते थे, साग सब्जी खरीदने के लिए वह कहाँ जाते थे, पहाड़गंज चले जाते थे। प्रश्न नंबर 21, किसकी बदलती शक्ल देखकर यशोधर जी को बुरा लगा। देखिए जब वह उस पहाड़गंज से होते हुए बिरला मंदिर से होते हुए पहाड़गंज की तरफ जाते हैं, तब DIZ जो एरिया था जहां पहले कभी किसंदा रहा करते थे, उसकी बदलती हुई तस्वीर को देखकर, उसकी बदलती हुई शक्ल को देखकर यशोधर जी को बुरा लगता है और वह उस यादों में खो जाते हैं। यशोधर पंत जी का बड़ा जो बेटा है वह कहाँ नौकरी करता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, यह बेटा का बीटा जो है वह टाइप हो गया है या टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए आप से मैं क्षमा चाहता हूँ, उस तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। यशोधर पंत जी का जो बड़ा बेटा है वह कहाँ नौकरी करता है। दोस्तों उनका जो बड़ा बेटा है वह एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम भूषण है वह एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी के कितने बच्चे थे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, कितने बच्चे थे। 3 बेटे थे और 1 बेटी थी उनकी। यहाँ पर आपको मतलब उनके कुल 4 बच्चे थे जिसमें 3 बेटे और 1 बेटियाँ थी। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी को रिटायरमेंट के पास पहुंचकर कितना वेतन मिलता है। इसका सही उत्तर है 1500। जब वह अपने बच्चे के मासिक वेतन के बारे में बोलते हैं, बताते हैं कि उसको शुरू से ही 1500 रुपये वेतन मिल रहा है, जबकि इतना वेतन तो उसको रिटायरमेंट के समय आकर मिल रहा है। और वह कहते हैं कि इस नौकरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, या वो नौकरी में कोई झोल है। दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर पूरी का पूरा जो KVPGT का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी को दफ्तर से जल्द घर लौटना क्यों पसंद नहीं था। देखिए दफ्तर 5 बजे छूट जाता था, 5:30 बजे वो निकलते थे, लेकिन घर 8 बजे से पहले घर नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे, क्योंकि पत्नी और बच्चों से छोटी बड़ी बात पर उनमें मतभेद होता रहता था और मतभेद के कारण ही वो घर आना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी की जेब में हमेशा कितने पैसे रहते थे। इस प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 100 से 150 रुपये उनके जेब में हमेशा बने ही रहते थे। यशोधर पंत जी की जो विधवा बुआ थी वो कहाँ रहती थी। इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। यशोधर पंत जी का जो क्वार्टर था उसमें कितने कमरे थे। ध्यान रखिएगा, यशोधर पंत जी का जो क्वार्टर है उसमें कितने कमरे थे। उसमें 2 कमरे थे और इस 2 कमरों के छोटे से क्वार्टर में उनके ताऊ के 2 विवाहित बच्चे, ताऊ और यशोधर पंत जी, मतलब ये 4 लोग उसमें रहा करते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी की पत्नी की किस मजबूरी ने उन्हें मॉड बना डाला था। मॉड मतलब आधुनिक बना डाला था। मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ इसका सही उत्तर है उनकी जो मातृ सुलभ मजबूरी थी, उस कारण से वह आधुनिक बन गई थीं या आधुनिक रूप रंग में ढल गई थीं। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जी का कौन सा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। दोस्तों यहाँ सही उत्तर आएगा उनके दूसरे नंबर का जो बेटा है वह IAS की तैयारी कर रहा था। यशोधर पंत जी का जो छोटा बेटा था वह कहाँ रहता था। यशोधर पंत जी का जो छोटा बेटा था वह अमेरिका में रहता था। ये देखिए अमेरिका में रहता था और वह अमेरिका में मेडिकल के लिए स्कॉलरशिप लेके मेडिकल की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चला गया था। और इनकी एक बेटी थी जो जिद्दी स्वभाव की थी और वह भी इनको बार बार अमेरिका जाने की या विदेश जाने की धमकी देती रहती थी। प्रश्न नंबर 33, यशोधर पंत जी ऑफिस में किस पद पर कार्यरत थे। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। यशोधर पंत जी मतलब YD पंत
ऑफिस में किस पद पर कार्यरत थे? तो यहाँ सही उत्तर है सेक्शन ऑफिसर के पद पर वह कार्यरत थे। अब ये प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आपको कहीं न कहीं भ्रमित करने वाला है। गिरीश कौन था? जो गिरीश एक शख्स का नाम आया है उस पाठ के अंदर, वह कौन था? गिरीश पंत जी की जो पत्नी थी उनका चचेरा भाई था, मतलब पंत जी का साला था। फिर गिरीश क्या काम करता था? गिरीश एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का काम करता था और इसी ने भूषण को विज्ञापन कंपनी में जॉब दिलाई थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी ने विज्ञापन कंपनी में भूषण को जॉब दिलाई थी। ये प्रश्न भी बन सकता है कि भूषण को विज्ञापन कंपनी में जॉब किसने दिलाई? तो उसका सही उत्तर होगा गिरीश ने। प्रश्न नंबर 35, यशोधर पंत जी को किसंदा क्या मानते थे? या किसंदा यशोधर पंत जी को क्या मानते थे? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों मानस पुत्र। वह यशोधर पंत जी को अपना मानस पुत्र मानते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, चंद्रदत्त तिवारी कौन था? अब ये देखिए, ये फिर भ्रमित करने वाला प्रश्न है, चंद्रदत्त तिवारी और गिरीश। चंद्रदत्त तिवारी यशोधर जी का दूर का भांजा था, ये ध्यान रखिएगा। वह चंद्रदत्त तिवारी जो है वह यशोधर जी का भांजा है, और जो गिरीश है वह कौन है? साला है। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रदत्त तिवारी भांजा है और गिरीश साला है। चंद्रदत्त तिवारी ने इसी वर्ष कौन सी परीक्षा पास की थी? तो जो चंद्रदत्त तिवारी है उसने इसी वर्ष SAS की परीक्षा पास की थी। यशोधर पंत जी किसके गाने सुनते थे? ये प्रश्न बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। यशोधर पंत जी किसके गाने सुनते थे? उनकी पत्नी कहती है कि जवानी में आप गज़लें सुनते थे, गज़लें, और KL सहगल जी के गाने सुनते थे, सहगल जी के गाने सुनते थे। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि वह किसके गाने सुनते थे जवानी में? तो वह किसके गाने सुनते थे? वह सहगल जी के गाने सुनते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, यशोधर जी के जीजा जी का क्या नाम था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यशोधर जी के जो जीजा जी हैं, जो अहमदाबाद में रहते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम था जनार्दन जोशी। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो जोशी हैं। हो सकता है वहाँ द्विवेदी लिखा आ जाए, हो सकता है पांडे लिखा आ जाए, हो सकता है तिवारी लिखा आ जाए, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम है जनार्दन जोशी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? मतलब जो यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष हैं, उनके का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। क्या नाम था उनका? कृष्णानंद पांडे। ध्यान रखिएगा, कृष्णानंद पांडे। प्रश्न नंबर 41, बिखरे हुए परिवार के प्रति पंत जी के लगाव को उनके बच्चे व पत्नी कैसा मानते हैं? जो बिखरा हुआ परिवार है, जो समाज को समेटने का जो कार्य पंत जी करते हैं, उसको उनके बीवी और बच्चे कैसे मानते हैं? आर्थिक दृष्टि से वह मूर्खतापूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि जो पिताजी इन पर पैसे खर्च करते हैं, ये पैसे खर्च करना बर्बादी है, ये मूर्खता है, और वह आर्थिक दृष्टि से इन्हें मूर्खतापूर्ण मानते हैं। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है? किसे देखकर यशोधर जी को लगता है कि अविवाहित जीवन सुखमय होता है? वह किसंदा को देखकर ऐसा मानते हैं कि अविवाहित जीवन ही अच्छा है, जिसमें घर के या जो झंझट होते हैं इनसे मुक्ति है, और अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाए रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 43, भूषण ने यशोधर जी को उपहार में क्या दिया? ध्यान रखिएगा, भूषण ने यशोधर जी को उपहार में क्या दिया था? उसने ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दी थी। जैसे ऊनी ड्रेसिंग गाउन कौन पहनता था? यदि आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो ऐसी ही ऊनी ड्रेसिंग गाउन इनके आदर्श पुरुष किसंदा पहनते थे। ठीक वैसी ही ऊनी ड्रेसिंग गाउन भूषण ने यशोधर जी को उपहार के रूप में दी थी। प्रश्न नंबर 44, यशोधर जी को अपना साला गिरीश कैसा लगता था? देखिए, वो जो उनका साला गिरीश है वो उनको कैसा लगता था? भयंकर ओछा। कहते हैं वह भयंकर ओछा है, और वो उनको ओछा लगता था। फिर है, गीता के प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर यशोधर जी को किसकी याद आ गई? गीता में जैसे ही के प्रवचन में उन्होंने जनार्दन शब्द सुना तो उन्हें अपने अहमदाबाद वाले जीजा जी की याद आ गई, जिनका नाम क्या था? जनार्दन जोशी। याद रखिएगा दोस्तों, जनार्दन जोशी। आपका अगला प्रश्न, यशोधर जी की पत्नी के विद्रोह का वह क्या कहकर मजाक बनाते हैं? यशोधर जी जो अपनी उनकी पत्नी है, जब विद्रोह करती है तो क्या कहकर मजाक बनाते हैं? वह कहते हैं सान्याल बुढ़िया,
चटाई का लहंगा और बूढ़े मुंह मुहासे लोग करें तमाशे। इस प्रकार के शब्द कह के भाई पत्नी का मजाक बनाते हैं, लेकिन साथ ही भाई ये भी कहते हैं कि मजाक उनका भी बन रहा है। प्रश्न नंबर 47, किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? ध्यान रखिएगा, जो हुआ होगा में कहानीकार का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ कहानीकार का तात्पर्य है लेखक उनकी मृत्यु के कारण से परिचित नहीं है, मतलब उनकी मृत्यु के कारण से वह अपरिचित है। प्रश्न नंबर 48, सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ सही उत्तर होगा विवाह के 25 वर्ष या विवाह की जो रजत जयंती होती है उसको सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रजत जयंती को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49, यशोधर जी गोल मार्केट क्यों छोड़ना नहीं चाहते हैं? यशोधर जी गोल मार्केट क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको यादों का गम मनाने के लिए या वहाँ से जुड़ी हुई यादों के कारण वह गोल मार्केट छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? भूषण को यशोधर जी की सिल्वर वेडिंग की जानकारी किसने दी? देखिए मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि भूषण को यशोधर जी की सिल्वर वेडिंग की जानकारी किसने दी और यशोधर जी को सबसे पहले सिल्वर वेडिंग की शुभकामनाएं किसने दी या बधाई किसने दी? तो बधाई दी थी मेनन ने और भूषण को जानकारी किसने दी थी? गिरीश ने, जो कि दूर के रिश्ते में मतलब चचेरा भाई है इनकी पत्नी का और इनका साला है और भूषण का मामा है। ध्यान रखिएगा, गिरीश भूषण का कौन है? मामा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यशोधर जी की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल रहती है पर यशोधर जी नहीं, क्यों? देखिए, पत्नी आधुनिक हो जाती है, आधुनिकता में ढल सक जाती है, लेकिन यशोधर जी नहीं ढल सकते। क्यों नहीं ढल पाते हैं? क्योंकि वे परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भाई क्या नहीं कर पाते हैं? परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो पाठ है ये पीढ़ियों के अंतराल के कारण उत्पन्न हुए मतभेद या पीढ़ियों के अंतराल के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर आधारित है। मित्रों, उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कामगार साबित होगा। हाँ, एक बात और, यदि आप अगले जितने भी हमारे चैप्टर हैं इनके उत्तर एक लाइन में ही चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप बहुविकल्प के रूप में चाहते हैं तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसे वीडियो, वैसे ही नोट्स आप लोगों के पास तैयार होकर आ जाएंगे। धन्यवाद।